हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 8th क्लास है और 8th क्लास में हम लोग जो है आपका 8th ही लेसन आपको शुरू करने जा रहे हैं आज। और इसमें हम देखेंगे हास्यकरण से निपटाना। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने हास्यकरण की समझ को समझा था कि हास्यकरण की समझ क्या है। तो चैप्टर 8 में और चैप्टर 9 में बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत होना। एक समझ थी, एक को हमने आपका समझने का प्रयास किया था एक के अंतर्गत, और एक है निपटाना कि कैसे हम लोग हास्यकरण को निपटाएंगे। इन सारी चीजों को हमको इस लेक्चर के माध्यम से आपका देखना है और इसको समझना है। क्लियर है? तो ये इतना आपको पता होना चाहिए कि किसको निपटाना कहते हैं, किसको समझ कहते हैं। क्लियर है? ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक, तो अब मुझे बताइए, पिछले चैप्टर में किसी को डाउट हो, चाहे कोई आपका किसी कॉन्सेप्ट को लेकर, क्वेश्चन आंसर में किसी डाउट को लेकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? नहीं तो हम चल रहे हैं सबसे पहले चैप्टर पे तरफ और एक एक करके हम चैप्टर को देखने का, जानने का और जो उसमें महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, पिछले अध्याय में दो अलग समूह और असमानताओं व भेदभाव के अनुभव के बारे में पढ़ा है। कैसे थे? अलग समूह थे, अलग उनकी समानता थी, उनके भेदभाव में क्या उनके अनुभव हैं, उनके एक्सपीरियंस को हमने देखा था। ये समूह भले ही कम ताकतवर हो लेकिन अलग थलग कर दिए जाने और औरों के वर्चस्व का विरोध किया है। कह रहे भले ही ये अलग थलग रहे हैं लेकिन इन्होंने क्या किया है? दूसरे का वर्चस्व का हमेशा विरोध किया है। अगर किसी ने अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश की है तो क्या किया उन्होंने? उसका विरोध किया है। पिछले चैप्टर में हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर आदिवासी लोगों को समझ सकते हैं कि कैसे आदिवासी लोगों के जो क्षेत्र थे उनमें जब अंग्रेज घुस रहे थे तो अंग्रेजों की एंट्री के कारण उन्होंने कितनी तक आपका विरोध किया था। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि आपकी मुंडा जो जनजाति थी उसी में एक आंदोलन निकला था, मुंडा आंदोलन, जिसको हम कहते हैं आपका बिरसा मुंडा ने उनका नेतृत्व किया था। तो ये क्या करते आए हैं? अगर कोई इन पर और अपना वर्चस्व दिखाना चाहता है तो उसका विरोध करते आए हैं। अपनी आवाज उठाइए और संघर्ष करते रहे। देखिए क्या करिए, अपनी आवाज उठाइए और संघर्ष करते रहे। अब देखिए, किसी भी आदमी के जीवित होने, उसके समाज में एक्टिव होने का परिणाम क्या है कि अगर आपके खिलाफ कुछ भी गलत हो रहा है तो आप उसकी आवाज उठाओगे और उसके लिए क्या करोगे? संघर्ष करोगे। क्लियर है? ये आपकी चेतना की बात है। उन्हें अपने इस लंबे इतिहास और विविध रणनीतियों के सहारे हालात को बदलने का प्रयास किया है। कह रहे जो उनकी रणनीति रही है, जो उनकी चीजें रही हैं, इतना लंबा इतिहास उन्होंने जो आपका ट्रैवल किया है उसके कारण उन्होंने इन स्थितियों को बदलने का प्रयास किया है। क्या किया है? बदलने का जो है आपका प्रयास किया है। धार्मिक सांत्वना, सशस्त्र संग्रह, आत्म परिष्कार व शिक्षा और आर्थिक बेहतरी, अपनी स्थिति में सुधार के लिए उन्हें तरह तरह के रास्ते अपनाए हैं। क्या करा है? धार्मिक सांत्वना दी है कि ऐसे नहीं, ऐसे होगा, आप परेशान ना होइए। हम बोलते हैं ना किसी को कि हम सांत्वना देते हैं कि सब अच्छा हो जाएगा, कोई आप टेंशन मत लीजिए, धैर्य रखिए, इस तरह से। ठीक, सशस्त्र संग्रह से हुआ, लोग हथियार के साथ लेके लड़ने आए। शिक्षा करा, अपने आप को फिल्टर किया और जो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो उसमें उन्होंने क्या किए? उन्होंने अपनी स्थिति में सुधार किए और तरह तरह के रास्ते अपनाए कि क्या हो, हम सब चीज में अच्छे हो सकें। उसके लिए उन्होंने हर स्टेप को, हर रास्ते को चुनने की क्या की? कोशिश की। संघर्ष का रास्ता चुना जाए, यह हर मामले में उन हालात पर निर्भर करता है जिसमें हास्याई समुदाय रहता है। अब देखिए, हास्याई समुदाय को आप लोग समझ चुके हैं। ठीक, पिछले लेक्चर में मैंने आपको हास्याई समुदाय के बारे में आपको बताया था। इस अध्याय में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न समूहों और व्यक्तियों ने असमानता से निपटने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए, यानी कि कौन से ऐसे समूह हैं, कौन से व्यक्ति हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने असमानता से निपटने के लिए, कि जो अनइक्वलिटी है, उसका जो गैप बना हुआ है, उसके क्या तरीके अपनाए जाएं जिससे वो सब क्या हो जाए? आपका दूर हो जाए।
क्या उन्होंने आपकी कोशिश की है, इसको हमको इस लेक्चर के अंतर्गत देखना है, इनको समझने का प्रयास। याद रहेगा इतना सबको? ध्यान दीजिए, इतना क्लियर है? याद रखिएगा, ठीक है? चलिए आगे देखिए। आजादी के बाद भी इस तरह के संघर्ष और दलीलें जारी हैं, हालांकि उनका स्वरूप बदल गया है। आज हमारे देश में आदिवासी, दलित, मुसलमान, औरतें और अन्य हाशिया समूह ये दलील देते हैं। दलील का मतलब है अपनी तरफ से बात रखते हैं कि एक लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने के नाते उन्हें भी बराबर के अधिकार मिलने चाहिए। अब देखिए, आजादी के बाद क्या हुआ, संघर्ष और दलीलें जारी रही, यानी कि लोगों ने अपने हक के लिए लड़ाई भी लड़ी और अपनी बातों को भी रखने का प्रयास किया, भले ही उनका जो स्वरूप है वो बदल गया हो। अब देखिए, अब चाहे हमारे इस लोकतंत्र में आदिवासी लोग हों, ये भी हाशिए पर हैं, दलित लोग भी हाशिए पर हैं, मुस्लिम लोग भी हाशिए पर हैं, और औरतें जो महिलाएं हैं। अब देखिए, महिलाओं में किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय की हो, सबको इसमें इंक्लूड किया गया है। औरतों का मतलब है कि पूरे भारत समाज की औरतें, उसमें कोई धर्म विशेष या जाति विशेष का कोई जगह नहीं है इस टाइम। तो अन्य हाशियों के अब क्या सबने क्या दी, अपनी दलील दी है। क्या कि जो हमारा लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक देश है, तो यहाँ के जितने भी नागरिक हैं, हमें भारत का नागरिक होने के नाते हमें क्या मिलना चाहिए, बराबर का जो अधिकार है वो आपका मिलना चाहिए। इसी की लड़ाई तो आपका लड़ते आए हैं, किसके लिए? बराबरी के अधिकार के लिए। भाई, हमारा संविधान क्या कहता है कि समानता का अधिकार, बराबरी का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है। क्लियर है? तो हमें क्यों नहीं मिलना चाहिए? बात किसकी हो रही? बराबरी के अधिकार की हो रही है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना। देखिए, उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, ये जो उनके राइट्स हैं उनकी क्या हो, उनका प्रोटेक्शन हो, उनकी रक्षा हो। उनमें बहुत सारे लोग अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए संविधान का सहारा भी लेते हैं। अब जिनकी कुछ आपकी चिंता है वो क्या करते हैं, उसमें आपका संविधान का जो सहारा है उस सहारे को भी लेते हैं। कि संविधान में इस तरह का प्रोविजन रखा गया है, इस तरह की बातों को दिखाया गया है, ये सारी चीजें वो सहारा लेते हैं और कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का प्रोविजन है, तो हमको ये राइट्स हमारा बनता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिया है। ठीक, इस तरह की जो चीजें हैं हमारे सामने आती है। ठीक है ना? तो ये हमको थोड़ा सा इन पर विशेष गौर करना चाहिए। इस अध्याय में हमने देखा है कि हाशियाई समूह अपने संघर्ष के दौरान संविधान का सहारा किस तरह लेते हैं। अभी बता रहे हैं कि जो हाशियाई पर समूह हैं, ठीक, वो अपने संघर्ष में संविधान का सहारा किस तरह से लेते हैं, आप इसको देख सकते हैं। हम यह भी देखते हैं कि विभिन्न समूहों को निरंतर शोषण से बचने के लिए अधिकारों को कानून की शक्ल दी जाती है। यह इस बात पर भी विचार करेगा कि इन समूहों को विकास का लाभ प्रदान करने के लिए सरकार की ओर से किस तरह की नीतिगत प्रयास किया जाए। अब क्या कह रहे हैं, इन समूहों का विकास हो, उनको उनका लाभ प्रदान हो, उसके लिए सरकार की किस तरह की जो नीति है उनका जो है आपका प्रयास किया जाए। ये सारी बातें इसमें रखी गई। तो बेसिकली हमको चैप्टर में जानने का प्रयास किया है कि कैसे जो हाशियाईकरण पर लोग हैं वो कैसे अपनी मांगों को रखते हैं, कैसे अपने अधिकारों को रखते हैं और किस चीज का वो सहारा लेते हैं और कैसे वो समाज में अपनी आर्थिक स्थिति को, अपनी हालत को सुधारने के लिए क्या क्या कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीज हमको इसमें स्टेप बाय स्टेप तरीके से आपको दिखाई देगी। क्लियर है? आप इनको देख लीजिए, कुछ पूछना हो आप पूछ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाए। देख लिया बच्चों? डाउट है किसी का? अगर समझ आया तो हाथ खड़ा कीजिए, आगे बढ़ जाते हैं। बहुत अच्छे, ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए। अब बात कर रहे हैं किसका?
मौलिक अधिकारों का उपयोग, इसकी बात कर रहे हैं। जो मौलिक अधिकार हैं उनका जो उपयोग है उसकी बात हम लोग आपका कर रहे हैं। चलिए अब देखिए, जैसा कि इस पुस्तक के बारे में हम पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि संविधान में ऐसे कई सिद्धांत सूत्रबद्ध किए गए हैं। सूत्रबद्ध का मतलब है कि उनका कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है, उनका आपका कैसा है। ये जो आपके प्रिंसिपल है, कौन सा प्रिंसिपल, फंडामेंटल राइट्स का, वो क्या है आपके कॉन्स्टिट्यूशनली उनका क्या है, आपका प्रोविजन है। ठीक है, ये देख, हमारे समाज और राज्य व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाते हैं। और क्या करते हैं, जो हमारा समाज है और जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको लोकतांत्रिक बनाते हैं। इस सिद्धांतों को मौलिक अधिकार के जरिए परिभाषित किया गया है। किसके जरिए परिभाषित किया गया है, ध्यान रखना है, मौलिक अधिकार के जरिए परिभाषित किया गया है। यह हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह अधिकार सभी भारतीयों को समान रूप से उपलब्ध होते हैं। जहां तक कि एशियाई तबकों की यह बात है, उन्हें इन अधिकारों को दो तरह से इस्तेमाल किया गया है। पहला, अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्हें सरकार को अपने हुए साथ अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया जा सकता है। अब देखिए, आप इन्हें कैसे यूज कर सकते हो, जो आपको फंडामेंटल राइट्स मिले हैं। मैं इनके विषय में भी आपको थोड़ा विस्तृत से आपको चर्चा कर दूंगा। अब देखिए, तो ये मौलिक अधिकार है, हम क्या कर सकते हैं, इनको दो तरह से आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला स्टेप हमने देखिए चुन लिया। पहले में क्या करेंगे कि हम उनको जोर देंगे और जो भी हमारे साथ अन्याय हुआ है, अन्याय के लिए हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, देखिए, दूसरा है कि उन्हें इस बात के लिए दबाव डाल सकते हैं कि सरकार इन कानून को लागू करे। दूसरा क्या कर सकते हैं कि हम सरकार पर दबाव डाल सकते हैं, किसके लिए, उनको लागू कराने के लिए। कई बार हाशियाई तबकों के संघर्ष की वजह से ही सरकार को मौलिक अधिकार की भावना के अनुरूप एक नियम बनाने पड़ते हैं। क्या करते हैं कि मौलिक अधिकार की जो भावना है उसको देखते हुए इन्हें क्या करने पड़ते हैं, आपका जो कानून है वो आपका बनाना पड़ता है। तो इतना समझ लीजिए, कुछ पूछना है आप मुझे पूछ सकते हैं। अब देखिए, जैसे मौलिक अधिकार, अगर मैं आपको फंडामेंटल राइट्स की बात करूं तो देखिए, मूल संविधान में हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 हमारे मौलिक अधिकार। और देखिए, मौलिक अधिकार क्या होते हैं बच्चों, सबसे पहले अगर मैं आम रूप से पूछूं तो आपको पता होना चाहिए, मौलिक अधिकार जो है हमारे संविधान में वर्णित ऐसे राइट्स हैं जो हमको मिले हैं। अगर किसी स्थिति में हमारी जान की खतरा है या फिर कोई हमारे अधिकारों को अगर हमसे आपका वंचित किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हम उनका प्रयोग करके, यानी प्रयोग का मतलब ऐसे राइट्स मिले जिनके सहारे हम लोग कोर्ट जा सकते हैं। और कोर्ट में भी ऐसा नहीं कि आप सीधा आपका जिला न्यायालय जा रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सीधा जा सकते हैं, आपके पास ये माध्यम खुला होता है। क्लियर है, किसके सहारे से, केवल आपके फंडामेंटल राइट्स के सहारे से। क्लियर है। अब मैं आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं कि हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं और उनका वर्णन कितने अनुच्छेद के अंतर्गत है, आप उनको देख सकते हैं, आप उनको स्वयं लिखिएगा। ठीक है, यह आपके लिए होमवर्क के रूप में काम है छोटा सा, आप इसको देख लीजिए। अब देखिए, अब ऐसा ही एक अनुच्छेद हमको मिलता है संविधान में, अनुच्छेद 17 में क्या है, अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत और अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 17 कहता है। अब देखिए, आप कहेंगे सर अनुच्छेद क्या है, तो सिंपल सा आप पहचान रखिए, अनुच्छेद ऐसे मान लीजिए नियम नंबर 17 है, ऐसे मान सकते हैं अनुच्छेद को फिलहाल, क्योंकि अभी आप छोटी कक्षाओं में बाद में आपको पता लगेगा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी प्रोविजन पढ़ते हैं वो आर्टिकल के हिसाब से पढ़ते हैं कि अनुच्छेद 17 में ये है, 21 में ये है, 22 में ये है, 23 में ये है, 243 में ये है, आपका 343 में ये है। ठीक है, इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए, छुआछूत में क्या कहा है, हमारे समाज में पहले देखिए बहुत बड़ी आपकी विडंबना थी कि पहले के समाज में हमारे यहाँ छुआछूत जैसी प्रथा थी। छुआछूत का मतलब है कि हम लोग नीची जाति के लोगों को टच करना भी पसंद नहीं करते थे। ठीक,
इस तरह की सामाजिक भेदभाव हमारे यहाँ स्ट्रक्चर बहुत मजबूत था। क्लियर है? अब देखिए, देश आजाद हुआ और हमने क्या बात करी, अभी हम पीछे पड़े हैं, बराबरी, समानता की और गरिमा के साथ आपका जीवन जीने की। आप किसी व्यक्ति को ये कहते हैं कि नहीं नहीं आप मुझसे दूर रहिए, मैं आपको नहीं छूना चाहूंगा, आप छूने योग्य नहीं है, वो भी भारत का नागरिक है, भले किसी धर्म जाति विशेष का हो। आप सोच के देखिए उसके मन पर क्या गुजरेगी कि इस व्यक्ति ने मेरे को इस तरह से कहा है। तो भारतीय संविधान में ये प्रोविजन किया गया है कि आप इस तरह से किसी को दिखा नहीं सकते, कि आप ऐसे किसी को व्यक्त नहीं कर सकते, ठीक। और आप किसी को ये भी नहीं कह सकते कि तू छूने योग्य नहीं है, अछूत है तू। इस तरह की जो सामाजिक कुरीति हैं, जो सामाजिक प्रथा हैं, उनको भारतीय संविधान में पूरी तरह से बैन किया गया है, ताकि उसका सिंपल एक ही कारण है कि हम भारतीय समाज को एक सुदृढ़ समाज बना सकें और सब लोगों की बराबर की हिस्सेदारी हो, सामाजिक समानता स्ट्रक्चर सेम हो जाए, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे आपका सामाजिक हो, और आर्थिक बनाने का हम लोग आपका प्रयास कर रहे हैं। कम से कम सब लोगों को बराबरी का अधिकार तो मिले, नहीं तो फिर ऐसी स्वतंत्रता का क्या मतलब है, ठीक। तो वो स्वतंत्रता तो अंग्रेजों के समय में भी थी, तो भारत में लोकतंत्र कायम होने की क्या फिर आपका वैल्यू है। तो इन सब चीजों को रखते हुए ही हमने आर्टिकल 17 छुआछूत के विषय में हमने कानून बनाया और उसका क्या किया है, उन्मूलन किया है। क्लियर है? तो आप इस उन्मूलन को समझिए और उसको जानने का प्रयास करें। तो इसमें अगर किसी का कोई डाउट है, कोई चीज आपको समझ नहीं आई है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो ये सारी चीज इतना आपको समझ आया, इसमें कुछ पूछना है? अब देखिए, इसका मतलब यह है कि अब कोई व्यक्ति दलितों को पढ़ने से, मंदिरों में जाने से, सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। अब देखिए, इस पहले छुआछूत की स्थिति ये थी, जो हमारे यहाँ दलित थे उनको स्कूलों में प्रवेश नहीं मिलता था, उनको मंदिरों में नहीं जाना जाता, और सार्वजनिक स्थानों पर जैसे कुआं, स्नान घर, मेले इत्यादि में वो लोग नहीं जा सकते थे। इस तरह की सामाजिक स्थिति बनी हुई थी, इतना बड़ा स्ट्रक्चर उन्होंने खड़ा कर दिया था। इसका मतलब यह है कि छुआछूत गलत है और लोकतांत्रिक सरकार में इस तरह का आचरण को बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर कोई ऐसा करता है ना, तो सरकार उस पर उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। लिहाजा अब अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। अगर कोई छुआछूत जैसी बात करता है, वो क्या है आपका, उस पर दंडनीय अपराध, यानी कि संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, और नॉन वेलेबल आपके वारंट होते हैं, आपको जमानत नहीं मिल सकती इस केस में। संविधान में ऐसे दूसरे भी अनुच्छेद हैं जो अस्पृश्यता के खिलाफ हैं। उदाहरण के लिए, संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि भारतीयों के लिए किसी भी नागरिक को, ध्यान रखिए आर्टिकल 15 क्या बोल रहा है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, ध्यान देंगे कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। क्या नहीं कर सकते तुम उसके साथ, आपका भेदभाव नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 15 में वर्णित है। क्या आप कहो नहीं ये इस धर्म का व्यक्ति है तो ये काम नहीं कर सकता, आप कहने लगो नहीं ये तो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं हमारे यहाँ नहीं आ सकते, नस्ल की बात कर रहे हैं हम लोग, जाति की करते हैं कि नहीं यहाँ केवल ब्राह्मण आएंगे, क्षत्रिय राजपूत नहीं आ सकते, शूद्र वैश्य नहीं आ सकते, दलित नहीं आ सकते, कुछ भी है। लिंग का मतलब कि केवल आपकी महिलाएं नहीं आ सकते, केवल पुरुष आएंगे, या कोई आपका जन्म स्थान के आधार पर नहीं जी ये तो आपका छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ है, ये यहाँ उत्तराखंड के मंदिरों में नहीं जा सकता। तो इस तरह की बात हम नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ लिखा है प्रोविजन, ये आर्टिकल 15 में। इसको पढ़िए, अभी आर्टिकल 15 और 17 को अंतर करिए, समझिए, और फिर कुछ भी अगर डाउट बनता है जरूर पूछिए, क्योंकि इतना आसान जो है ये नहीं है जितना हम लोग समझ जाते हैं। याद रहेगा, देख लीजिए एक बार। चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
इतना देख लिया। अब देखिए, इसके बारे में आप कक्षा 7 में समानता पर केंद्रित अध्याय में काफी कुछ पढ़ चुके हैं। समानता के अधिकार का हनन होने पर, अब देखिए, दलित इस प्रावधान का सहारा लेते हैं कि इस तरह यदि कोई दलित को लगता है कि कोई व्यक्ति, समुदाय, सरकार, इसमें सबका नाम लिया गया है बच्चों, ऐसा नहीं केवल एक व्यक्ति की विशेष की बात की गई है, कोई भी हो सकता है। कोई व्यक्ति कर रहा है, कोई समुदाय कर रहा है, या कोई सरकार कर रही है, उसके साथ सही बर्ताव नहीं करता, ऐसा नहीं करता, सही बर्ताव नहीं करता, तो वह मौलिक अधिकार के सहारा ले सकता है। इसका जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका सहारा ले सकता है और उन्हें बार बार भारत सरकार का ध्यान संविधान की ओर आकर्षित करता है। ठीक, और इस बात पर जोर दिया गया है कि सरकार संविधान का पालन करे और उसे न्याय प्रदान कराए। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, आगे चलिए आगे देखें एक एक करके। इस तरह मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदाय ने भी संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का सहारा लिया है। ठीक है, क्या लिया है? मौलिक अधिकारों का आपका सहारा लिया है। उन्हें धर्म और संस्कृति व शैक्षणिक अधिकारों की स्वतंत्रता पर अधिक जोर दिया गया है। कैसा जोर दिया है उन्हें? अधिकतर ध्यान देना है, मौलिक अधिकारों के सहारे उनको जोर दिया है। दूसरा, उन्हें कहा गया है कि आप स्वतंत्रता पर जोर दीजिए। जहां तक संस्कृति और शैक्षणिक अधिकारों का प्रश्न है, मुसलमान और पारसी आदि सांस्कृतिक धार्मिक समूह को अपनी संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार मिल गया है। क्या मिला है? चाहे मुसलमान हो चाहे पारसी हो, इनको क्या मिला है? धार्मिक समूह को अपनी संस्कृति का अधिकार मिल चुका है। ये अपनी संस्कृति को प्रिजर्व कर सकते हैं, उसका संरक्षण कर सकते हैं, उसके बढ़ावा के लिए प्रचार प्रसार का काम कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ही आपका प्रोविजन है। तो इस तरह विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक अधिकारों की व्यवस्था करके संविधान में ऐसे समूहों को सांस्कृतिक न्याय देने का प्रयास किया है। इनको संविधान में प्रोविजन दिया है, तो ये क्या हुआ? सांस्कृतिक न्याय देने का प्रयास है। इसका उद्देश्य यह है कि इन समूहों की संस्कृति पर ना तो बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति को वर्चस्व होगा और ना ही वो उसको नष्ट कर सकते हैं। ये हमको ध्यान रखना है कि बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यक लोगों की संस्कृति का हनन नहीं कर सकते, ठीक, और उन पर वो अपना वर्चस्व नहीं दिखा सकते। इस तरह का इन्होंने जो है संविधान में हमारा प्रयास किया है। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना। चलिए, तो फिलहाल पूरे चैप्टर में एक बार पूछ लीजिए, किसी का कोई डाउट है, कोई चीज आपको समझ नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए थोड़ा सा इसमें अब जो हेडिंग है आपको देखना हो गया, हाशियाई तबकों के लिए कानून। कह रहे जो हाशियाई तबके हैं उनके लिए जो कानून की हम लोग अगर बात करें तो दिखाई देगा थोड़ा सा। इसको भी हम लोग जो है आपका नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा अच्छे से देख लेंगे और इसको जानने का प्रयास भी करेंगे कि क्या चीज है। लेकिन उससे पहले एक बार हम लोग थोड़ा सा पीछे का जो है आपका रिवीजन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि ऐसा कुछ है जो कुछ आपके समझ में आया हो, आर्टिकल 15 और 17 में आप लोग स्पष्ट रूप से अंतर कर पाए हो और एक एक चीज को आप बहुत अच्छे से पढ़ लिए हो। ये बेसिकली है। चलिए, इसमें अगर किसी का कोई डाउट है, कोई कमेंट है, कोई चीज आपको समझ नहीं आई है मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से अगर कोई आपका डाउट है, कोई कमेंट है, कोई चीज समझ नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। ठीक, अब हम बात करेंगे हाशियाई तबकों के लिए कानून। अगर जो लोग हाशिए पर हैं उनके लिए हमारे संविधान में क्या प्रोविजन है, उस प्रोविजन को हम लोग विशेष कर आपका अपने इस लेक्चर के अंतर्गत देखेंगे और उसको आपका जानने का प्रयास भी करेंगे। ठीक है,
तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज का हम लोग जो अपना लेक्चर है, इस लेक्चर को यहीं विराम देते हैं। कल आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। किसी का कोई भी डाउट है, कोई चीज समझ नहीं आई है मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।